नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं पीके मिश्रा की, जो बने रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव। वहीं अजीत डोभाल भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे, यानी कि एनएसए की जिम्मेदारी तीसरी बार संभालते हुए वो नजर आएंगे। एनएसए को लेकर फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। फर्स्ट इंडिया ने एक दिन पहले ही इसके संकेत दिए थे और आज जारी हुए दोनों अधिकारियों के सेवा विस्तार के आदेश। हालांकि डोभाल ने किया था स्वास्थ्य कारणों के कारण कर्तव्य मुक्त करने का अनुरोध, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया डोभाल की इस मांग को स्वीकार। वहीं अमित खरे और तरुण कपूर को भी एक्सटेंशन मिला है। पीएमओ में सलाहकार के रूप में 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। और इसको अब जरा जोड़कर देखिए, क्योंकि मोदी 3.0 के अंदर जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनके भी मंत्रियों को चेंज नहीं किया गया, उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरीके से भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता चाहता है, वसुदेव कुटुंबकम की नीति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और वैश्विक गुरु की राह पर है, उसमें अजीत डोभाल और पीके मिश्रा दोनों का ही अभी रहना जरूरी। और अजीत डोभाल जब से एनएसए बने हैं उसके बाद से काफी कुछ बदलाव आया है, फिर चाहे वो 370 का हटना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर इसके अलावा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट को चलाना और ढूंढ कर आतंकियों का, देश के दुश्मनों का खात्मा करना हो। और यही वजह कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो चाह रहे थे एनएसए अजीत डोभाल की उनको कार्य मुक्त कर दिया जाए, मोदी ने कहा नहीं, अभी देश के लिए काम करने की जरूरत है और इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए। और एनएसए अजीत डोभाल ने तीसरी बार कार्यभार संभाला है और इसके साथ जो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल ये कि आतंकियों का खात्मा तय है। जम्मू कश्मीर के हालात पर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से उन्होंने चर्चा की और घाटी में कमर टूटने के बाद आतंकी संगठन की जम्मू संभाग पर नजरें टिकी हैं। बीते 3 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा में जिस तरीके से हमले हुए, प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालात की पूरी जानकारी दी गई। पीएम ने आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा है। पीएम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की और पीएम को स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी गई। लेकिन जम्मू को जिस तरीके से निशाने पर लिया गया है, उसके पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि कश्मीर के अंदर जो ज्यादातर आवाम वहां रहती है वो मुस्लिम धर्म से है, जबकि जम्मू के अंदर जो रहते हैं वो हिंदू धर्म से है। और ये बाकायदा वहां पर एक डिफरेंशिएशन आपको इलेक्शन के अंदर भी नजर आता है। और इस वक्त दहशतगर्द जो खौफ पैदा करना चाहते हैं वो दरअसल जम्मू के अंदर करना चाहते हैं और इसको मोदी 3.0 की सरकार बखूबी समझती है। और इसीलिए ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जिस तरीके से कश्मीर के अंदर आतंकियों का खात्मा किया गया, जम्मू में पनपने से पहले उनका खात्मा किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंकियों के पनपने की कई वजह थी, लेकिन जम्मू के अंदर उनके पनपने की कोई वजह नहीं है। और इसलिए जो वहां टीआरएफ नाम से एक नया आतंकी संगठन खड़ा हुआ है जो दहशत फैला रहा है, उसका अंत जल्द होगा। मोदी 3.0 सरकार ने जगाई 8वें वेतन आयोग की आस। सरकार गठन के साथ ही 8वें वेतन आयोग के संभावित गठन की उम्मीद जता दी गई। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार इसे लेकर जल्द शुरू कर सकती है एक्सरसाइज। हालांकि अभी तक नहीं की गई कोई आधिकारिक पुष्टि। मोदी सरकार अगले साल तक कर सकती है इस संबंध में कोई घोषणा। इस खबर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि इससे उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी और तनख्वाह में बढ़ोतरी होने से जो महंगाई, उससे उन्हें निपटने में आसानी होगी। और ये सिर्फ 2-4 नहीं, लाखों की संख्या में राज्य कर्मचारी और करोड़ों की संख्या में देश के कर्मचारियों को सीधा सीधा इससे फायदा होगा। वहीं महायुति को बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे की मांग। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 10 सीटें मांग रहे राज ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे की भतीजे की सीट पर भी नजर है। आदित्य ठाकरे की सीट भी मनसे को देने की मांग की गई है।
आदित्य ठाकरे के सामने मन से उम्मीदवार खड़ा करने का इरादा है और जिस तरीके से ठाकरे परिवार के अंदर यह जंग शुरू हुई, उसने सबसे पहले शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया। वो दो शिवसेना, एक मनसे और दूसरी शिवसेना। लेकिन जैसे उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनकर बाला साहेब ठाकरे की उस बात से अपनी एक अलग दिशा तय की कि हम सत्ता में हिस्सेदारी नहीं रखेंगे, उसके बाद शिवसेना फिर टूटी, एक एकनाथ शिंदे के साथ, दूसरी उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन अब राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम महायुति के साथ, बहरहाल वो सीटें हमें दी जाए जहां शिवसेना या कहीं की ठाकरे परिवार चुनाव लड़ता है और उसमें आदित्य की भी सीट पर उनकी नजर बनी। वहीं राज्यसभा के अंदर बिगड़ेगा INDIA का खेल। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद राज्यसभा उपचुनाव की बारी है। खाली हुई 10 सीटों को लेकर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। राज्यसभा उपचुनाव के बाद सदन में बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA होगा मजबूत, जबकि INDIA और कांग्रेस की घटेगी ताकत। जिन राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां अभी बीजेपी और NDA की सरकार है। जैसे बिहार में बीजेपी और JDU की मिलकर सरकार है, कहिए NDA की सरकार है। महाराष्ट्र में शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उसकी और बीजेपी की सरकार है, और असम के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। और यहां तीनों जगह 2-2 सीटें खाली हो रही हैं, यानी कि 6 तो राज्यसभा की सीटें इन 3 राज्यों से आएंगी। जबकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और त्रिपुरा में, ऐसे में एक-एक सीट यहां से आएगी और 10 सीटें राज्यसभा में पूरे गणित को बदल कर रख देती। कई ऐसे बिल होते हैं जिनका राज्यसभा में पास होना बेहद जरूरी होता है, और ऐसे में 10 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी के अंदर प्लस होना यकीनन राज्यसभा में बीजेपी को या कहीं की NDA को मजबूत करता है। 22 जून को होगी GST काउंसिल की बैठक। सरकार गठन के बाद होगी पहली मीटिंग। बैठक का एजेंडा अभी तक परिषद के सदस्यों के बीच नहीं किया गया प्रसारित। GST परिषद की आखिरी 52वीं बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए थे। वित्त वर्ष के पहले महीने यानी कि अप्रैल में GST कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है, और इसके बाद ये जो बैठक होगी, इस बैठक पर बहुत सी चीजें टिकी हुई हैं, क्योंकि बैठक के अंदर ये भी डिसीजन होता है कि किन सामानों पर, किन जरूरत के सामानों पर GST को कम किया जाए और किन लेविश सामानों पर GST को बढ़ाया जाए, और क्या GST की एक और दर को 28% से बढ़ाकर 40 किया जा सकता है, और क्या उसके अंदर पेट्रोल डीजल को लाया जा सकता है। हाल फिलहाल इसकी संभावना नजर नहीं आती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमरनाथ यात्रियों के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा, नाइट विजन डिवाइस, स्नाइपर्स, ड्रोन सिस्टम और यात्रा के दोनों मार्गों यानी कि पहलगाम से होते हुए और बालटाल से होते हुए दोनों ही रास्तों पर बम निरोधक दस्तों के जरिए रात में भी निगरानी की जाएगी। यात्रियों के लिए सेना होगी, पुलिस होगी, BSF होगी, SSB होगी और CRPF भी सुरक्षा के अंदर तैनात होगी। पवित्र गुफा तक दोनों रास्तों पर कड़े सुरक्षा के प्रबंध होंगे और दोनों रास्तों पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। सुरक्षा का अधिकार जिम्मा CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास होगा और 30,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। अब बात करते हैं उस योजना के जिसको लेकर विवाद भी हुआ और उसको लेकर कई तरीके की बातें भी कही गई। हम बात करें अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी की खबर है। अग्निपथ स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इन 1.5 साल में इस स्कीम का किया जा रहा रिव्यू। सूत्रों के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से रिपोर्ट मांगी है और सेना के इंटरनल सर्वे में अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव की सिफारिश की गई। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी को दूर करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निपथ योजना को मुद्दा बनाया था और सवाल पूछा था कि 4 साल नौकरी करने के बाद युवाओं का क्या होगा, और इस सवाल का जवाब हो सकता है इन बदलाव के अंदर छिपा।
महंगाई कम होने से उछला शेयर बाजार। सेंसेक्स 204 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 204.33 अंक उछलकर 76,810 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 75.95 अंक चढ़कर 23,398 पर बंद हुई। आज ऑटो और आईटी शेयर्स के अंदर तेजी देखी गई। हालांकि कई सेक्टर ऐसे थे जिसके अंदर आज बिकवाली का दौर रहा, लेकिन कुल मिलाकर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे रंग के अंदर बंद हुए। और ये उन शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर है जिनको लग रहा था कि मार्केट ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार बनने के बाद सैचुरेशन फेज में आए या फिर बिकवाली का दौर हावी रहे। पाकिस्तान की संसद में भारत के चुनाव प्रक्रिया की तारीफ हुई है। इमरान खान की पार्टी के सांसद शिबली फराज ने भारत की तारीफ की। साथ ही संसद ने पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लाखों ईवीएम से चुनाव हुए लेकिन ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाए गए। एक वोटर के लिए भी पोलिंग बूथ बनाया गया। हालांकि फराज ने अपने बयान की शुरुआत में भारत को दुश्मन देश कहा। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद है शिबली फराज। और देखिए, पाकिस्तान का हक बनता है। पाकिस्तान का हक इसलिए भी बनता है क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन पाकिस्तान गधों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है, जबकि भारत 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत जहां ना जाने कितने चुनाव कराए गए और कितने हमारे प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को पूरा किया और उसके बाद भी यहां प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पूरे 5 साल नहीं किए। और वहां लोकतंत्र सेना के पैरों के नीचे है और यहां लोकतंत्र हिंदुस्तान के हर चेहरे के ऊपर जो सिर है उस पर गर्व से टिका है। मैच खत्म और स्टेडियम तोड़ने की तैयारी। न्यूयॉर्क में बने अस्थायी क्रिकेट स्टेडियम को हटाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल जिस तरीके से आइजनहावर पार्क में नसाउ के अंदर अस्थायी क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया था, इस स्टेडियम में खेले गए थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के 8 मैच। और इस स्टेडियम में लो स्कोरिंग मुकाबलों में देखने में मिली थी कांटे की टक्कर। इस स्टेडियम में एडिलेड से मंगाई गई 4 ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया गया था। 106 दिन में 250 करोड़ की लागत से अस्थायी स्टेडियम बनाया गया था। टीम इंडिया और यूएसए के बीच के मैच के बाद डिसमेंटल करने की तैयारी शुरू कर दी गई। मैच के तुरंत बाद स्टेडियम को हटाकर जीरो कर दिया जाएगा, या कहें कि स्टेडियम को हटाने बुलडोजर भी पहुंच गए। और ये शायद क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी स्टेडियम को इतनी तेजी से बनाया जाए और फिर इतनी ही तेजी से उसे डिसमेंटल कर दिया जाए, धराशाही कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया।